नमस्कार। भारत में इन दिनों 3 मामले चर्चा में हैं। इन्हीं तीनों मामलों के इर्द गिर्द सारी राजनीति चल रही है। पहला मामला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का मामला, जो अरविंद केजरीवाल लगातार उठा रहे हैं। दूसरा राहुल गांधी की सदस्यता का मामला और तीसरा ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं के दुरुपयोग, उपयोग, सदुपयोग का मामला। हम आज इन तीनों मामलों को समझते हैं और इन्हीं तीनों मुद्दों पर बात करने की कोशिश करते हैं। हम शुरुआत करते हैं राहुल गांधी के मामले से। देखिए, इन तीनों मुद्दों को जब आप समझेंगे तो आपको इस पर गौर करना होगा कि क्या ये तीनों मामले एक दूसरे से कहीं जुड़े हुए हैं या इन तीनों मामलों के पीछे कोई बहुत बड़ी राजनीतिक चाल चली जा रही है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम राहुल गांधी की बात से। राहुल गांधी, जैसा आप सब लोग जानते हैं, उनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म हो गई है और आज अब ये स्थिति बनी है कि वो सूरत की अदालत में कल पहुंच चुके। वहां पर उनको 13 अप्रैल तक की जमानत मिली है और 13 अप्रैल को उनके दूसरे मामले पर सुनवाई होगी। यानी वो 2 मुद्दों पर अदालत पहुंचे थे। पहली बात, उनको जमानत चाहिए थी और दूसरी कि उन पर जो आरोप सिद्ध हुए हैं, जो दोष सिद्ध हुआ है, उस पर स्टे चाहते थे, यानी उसको खारिज कराना चाहते थे। इस मामले पर अदालत ने कहा है कि हम दूसरे पक्ष को सुनेंगे, उसके बाद फैसला सुनाएंगे और वो सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। दूसरे पक्ष को 10 अप्रैल तक अपनी बात रखने के लिए कहा गया है। ये कानूनी प्रक्रिया है, जो परिस्थितियां अभी दिख रही हैं। तो क्या ऐसा है कि राहुल गांधी कुछ ऐसा सोच रहे हैं जिसके इर्द गिर्द भारत की पूरी राजनीति घूम रही है? देखिए, 2 बातें हमेशा कही जाती हैं। एक, कांग्रेस की तरफ से ये बात हमेशा कही जाती है, अब कही जाने लगी है कि राहुल गांधी का कद अब इतना बड़ा हो गया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समकक्ष खड़े हैं। लेकिन बीजेपी के लोग ये कहते हैं, जो अंदर खाने में जो बात होती है वो ये बात होती है कि दरअसल बीजेपी भी यही चाहती है कि 2024 के चुनाव में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के चेहरे का मुकाबला हो और जब वो मुकाबला ज़मीन पर पहुंचेगा तो वहां पर राहुल गांधी शायद नरेंद्र मोदी के कद के बराबर खड़े नहीं रह पाएंगे, जिसका उनको लाभ मिलेगा। लेकिन इस बीच में एक घटना बराबर घट रही है और मीडिया का अटेंशन बीच बीच में उस हिस्से पर भी जा रहा है। खास तौर पर अगर आप सोशल मीडिया को देखें, जो एक बहुत बड़ा प्रभाव आजकल डालने लगा है। हालांकि मैं इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक नहीं रखता कि वो वोटरों पर कितना प्रभाव डालता है, लेकिन बहस के लिए, बहस मुबाहिसा के लिए ये तो होता ही रहता है कि उन मुद्दों पर चर्चा हमेशा होती है जो सोशल मीडिया पर प्रोमिनेंट तरीके से बातें आ रही होती हैं। उसमें एक बात है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का मामला, जो अरविंद केजरीवाल बार बार उठाते हैं, इन दिनों उठा रहे हैं और उनकी पार्टी के दूसरे लोग उठा रहे हैं। और एक तीसरी बात जो सारी विपक्षी पार्टियां कहती हैं और बार बार कह रही हैं कि ईडी और सीबीआई का सरकार दुरुपयोग कर रही है और उस संस्थाओं के जरिए विपक्षी नेताओं को डराने की कोशिश कर रही है। अब एक एक करके इन चीज़ों को समझिए। अरविंद केजरीवाल जब ये बात कहते हैं प्रधानमंत्री की डिग्री का मामला, देखिए, प्रधानमंत्री की डिग्री सही है गलत है, इस बात को लेकर पहले भी कई बार विवाद हो चुके हैं और उस विवाद की वजह से क्या है कि बीच बीच में उनके कहीं कहीं के भाषण और उनका एक इंटरव्यू बीच बीच में दिखाया जाता है। एक कार्यक्रम बहुत पहले हुआ करता था, रूबरू, जो आज के मौजूदा कांग्रेस के नेता, उस समय के पत्रकार राजीव शुक्ला, एक इंटरव्यू उन्होंने किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन पर उनसे शिक्षा के बारे में उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ
वो क्लिप तो चला दिया जाता है, लेकिन उसमें पूरी बात नहीं सुनाई जाती, पूरी बात नहीं दिखाई जाती कि प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि उन्होंने अलग तरीके से बाद में डिस्टेंस एजुकेशन से बाकी पढ़ाई की। ये पूरी बात लोग नहीं बताते, लेकिन ये विवाद होता रहा है। अब डिग्री, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि भाई डिग्री तो वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी की पड़ी है, वहाँ से ले लें। और इसी बात पर जब डिग्री को लेकर के विवाद इसलिए हुआ कि गुजरात की अदालत ने मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया, ये कहते हुए कि भाई आप खामखा इन चीज़ों में तूल दे रहे हैं, जब डिग्री यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पड़ी है तो वहाँ से आप ले लीजिए। और केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा था यूनिवर्सिटी को डिग्री देने के लिए, तो उसको भी फटकार लगी और ये पूरी प्रक्रिया आप लोगों ने पढ़ी होगी, देखी होगी। दरअसल क्या है, ये इतना सीधा मामला है नहीं। ये हुआ है कि ये घटना इस समय घट गई कि अदालत ने 25,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया, लेकिन जैसे ही मानहानि के मुकदमे में दोषी होने के बाद राहुल गांधी, सदस्यता उनकी खत्म हुई, वो लोकसभा से बाहर हुए, उसके बाद जिस तरीके से पूरा मामला कांग्रेस ने देश में बुना है और भारत जोड़ो यात्रा के बाद से लगातार जो राहुल गांधी का कद बढ़ रहा है, विपक्ष के नेताओं में खलबली है। और विपक्ष के नेताओं में खलबली इसलिए है कि अब सबको ये लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी शायद कॉम्प्रोमाइज़ करने की स्थिति में बहुत जगह पर नहीं आएगी, अगर उनका नेता प्रोमिनेंट तरीके से सीधे सीधे चुनौती देने की स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में अगर हो गया तो। अभी तक तो ये लगता था कि किसी एक व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी कहेगी ठीक है जी, हम सब लोग मिलकर तय कर लेंगे, बाद में तय कर लेंगे, जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष जो कांग्रेस के उन्होंने कहा भी था, तो ये परिस्थिति बनेगी और मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद तय होगा। लेकिन अब परिस्थिति ऐसी दिखती नहीं है, क्योंकि लड़ाई अब सीधे सीधे दिख रही है। कांग्रेस भी इस मुगालते में है कि सीधी सीधी लड़ाई का 2024 में बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। जैसा कि मैं पहले भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि आप देखिए कि जिस परिस्थिति में कांग्रेस आज है, वहाँ से रिवाइव होकर के बहुत ऊपर तक जाने में उसको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो उनको उस तरीके से मजबूत नहीं होने देंगी। ये बात अब कांग्रेस भी हालांकि जान गई है। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कहीं ना कहीं अपने आप को देखते हैं। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग, बहुत सारे बुद्धिजीवी, जिनको मैं तथाकथित कोट अनकोट कहता हूं कि वो बुद्धिजीवी ये चाहते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं और बताते रहते हैं देश की जनता को कि अरविंद केजरीवाल एक अल्टरनेट हो सकते हैं। हालांकि भारतीय राजनीति के महाभ्रष्ट व्यक्तियों में से एक हैं, तो भारतीय राजनीति को समझने वाले लोग और भारत की जनता जितनी दूर उनसे रहेगी उतना ही भारत का भला है। मैं उस विषय में भी नहीं जाऊंगा, उनके भ्रष्टाचार पर बात आज मैं अभी नहीं करूंगा, क्योंकि उसके लिए फिर पूरा विषयांतर हो जाएगा और बहुत लंबी बातचीत होने लगेगी। लेकिन कुछ जो तथाकथित बुद्धिजीवी उनको प्रमोट करते हैं, उस परिस्थिति में क्या बनती है, हालात क्या बनते हैं कि राहुल गांधी के बराबर के कद को वो खुद को मानने लगते हैं अरविंद केजरीवाल। और इसलिए जब जब राहुल गांधी की परिस्थिति मजबूत होती दिखती है या मीडिया में चर्चा होती दिखती है, वो उसको काटने के लिए एक नया शिगुफा छोड़ते हैं। यही शिगुफा है अभी उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का मामला। अब नरेंद्र मोदी की डिग्री की वजह से मीडिया का एक अटेंशन उधर जाता है, चूंकि प्रधानमंत्री की डिग्री का मामला है, और कोई भी कहेगा कि भाई प्रधानमंत्री की डिग्री का मामला आप दिखाइए। देखिए, इसमें दो बातें हैं। भारतीय राजनीति में, चुनावी राजनीति में या भारतीय राजनीति में संवैधानिक तौर पर भारत का संविधान कहता है कि देश का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कुछ भी बनने के लिए किसी भी शैक्षणिक योग्यता, डिग्री की ज़रूरत नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास डिग्री है या नहीं है, ये तो मामला ही नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि आपने ये पढ़ाई की है, आपके पास ये डिग्री है, और अगर वो डिग्री आपके पास नहीं है या गलत साबित होती है, तो ये बड़ा गंभीर मामला है। मैं इस मामले पे भी अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर एक विश्वविद्यालय ने, एक यूनिवर्सिटी की डिग्री
अपने इस वेबसाइट पे रखी है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है, तो आपको इस बात को तो मानना चाहिए कि वो डिग्री है। अब आप उस पर विवाद करते रहिए, चर्चा करते रहिए, क्योंकि उस चर्चा और विवाद का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो वोटर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास डिग्री है कि नहीं है। जब उसने पहले भी वोट दिया और आज भी जब वो वोट दे रहा है, उसमें उनकी डिग्री का कोई महत्व नहीं है। और ये बात अरविंद केजरीवाल भी अच्छी तरह से जानते हैं। ये बात वो बुद्धिजीवी लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं जो इस बात को तूल दे रहे हैं। लेकिन वो तूल इसलिए दे रहे हैं कि एक व्यक्ति जो तूल देने वाले कैटेगरी में खड़ा है, उसका प्रेजेंस बना रहे। अब ये राजनीति इस किस्म की हो रही है कि राहुल गांधी का कद कम करने के लिए अरविंद केजरीवाल एक मुद्दे को उठाते हैं और उस मुद्दे पर एक पूरा मीडिया का धड़ा और पूरा एक तथाकथित बुद्धिजीवियों का धड़ा उनके साथ हो लेता है। इसके अलावा कोई बातचीत नहीं है। पहले भी ये बात हो चुकी है, तो आप समझिए इस मुद्दे को। दूसरी तरफ राहुल गांधी पूरे मामले को लेकर के गुजरात पहुंच जाते हैं। सूरत की अदालत में, सेशन कोर्ट में वो अपने जो उन पर दोष सिद्ध हुआ है उसके खिलाफ पहुंचते हैं और कहते हैं कि भाई इस मामले को रोका जाए, मेरे पे जो दोष सिद्ध हुआ है उसको खारिज किया जाए। गुजरात की अदालत ने, सूरत की अदालत ने ही उनको दोषी माना है और उस दोषी मानने की वजह से उनकी सदस्यता खत्म हो गई है। वो चाहते तो कानूनी तौर पर किसी भी ऊपरी अदालत में जा सकते थे। वो दिल्ली की अदालत में उसके खिलाफ जा सकते थे, सुप्रीम अदालत में जा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने जानबूझकर उसी ज़मीन को चुना जिस ज़मीन पर वो फैसला उनके खिलाफ आया है। हो सकता है कि सेशन कोर्ट का फैसला भी उनके पक्ष में नहीं आए, उसके बाद उनको ऊपरी सुनवाई के लिए दिल्ली या सुप्रीम अदालत जाना पड़े, या पहले गुजरात हाई कोर्ट जाएं फिर वो दूसरी अदालतों में जाएं। ये मामला लंबा खिंच सकता है और ये परिस्थितियां बन सकती हैं। लेकिन आज की तारीख में, मौजूदा परिस्थिति में, वो गुजरात में इसलिए गए कि जिस गुजरात की ज़मीन पर राहुल गांधी के खिलाफ फैसला आया है, जो गुजरात की ज़मीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज़मीन मानी जाती है, वहीं जाकर के उनको चुनौती देने की एक पूरी कवायद उन्होंने राजनीतिक बिसात बिछाई है, जो बतौर राजनेता उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर राजनेता के तौर पे देखें तो यह फैसला बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप उनके डेन में घुसकर उनको चैलेंज कर रहे हैं। अब अगर सूरत की अदालत इस पूरे फैसले को ये कहती है कि नहीं जी, जो इन पे ट्रायल कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो गलत दिया था, अब इनको हम बरी करते हैं या उनकी सज़ा कम करते हैं या सज़ा ख़त्म करते हैं, जो भी कोई फैसला आता है, तो उस परिस्थिति में क्या ऐसे हालात बनेंगे कि वो अदालत सूरत में ही अपनी अदालत, दूसरी अदालत, ऊंची अदालत पे पहुंचेगी और कहेगी कि भाई आपने जो फैसला दिया है वो गलत दिया है? ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि अदालतें तो जाएंगी नहीं। तो फिर कौन जाएगा उन अदालतों में चैलेंज के लिए? और अगर सूरत सेशन कोर्ट उनको बरी नहीं करता है या उनके आरोप को कम नहीं करता है, तब कैसी परिस्थितियां बनेंगी, तब क्या हालात होंगे? इस प्रोस कॉन्स को समझते हुए राहुल गांधी और उनकी टीम ने ये रिस्क लिया कि चलिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही ज़मीन पर जाकर उनको चैलेंज करते हैं कि भाई देखिए, आपके राज्य ने हमको दोषी कहा और आप, भाई ठीक है, कानून के तौर पर या संवैधानिक तौर पर नियम के हिसाब से मुझे सदस्यता जानी थी, लेकिन सरकार आपकी थी, वो रुक सकती थी, रोक सकती थी, लेकिन आपने जाने दिया, चलिए हम आप ही की ज़मीन पर आते हैं। तो ये राजनीति एक हो रही है। अब इस बीच में, इस सारी राजनीति के बीच में एक प्रश्न सारी विपक्षी पार्टियों की तरफ से उठता है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और इसी बीच में एक कार्यक्रम में सीबीआई के अधिकारियों और पूरी टीम के सामने नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई देखिए, इस देश में बहुत ताकतवर लोग हैं जिनके खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आप डरिए मत, आप करते रहिए, हम आपके साथ हैं, आप स्वतंत्र एजेंसी हैं, आप भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसते रहिए बस। परिस्थिति ये है
कि जब जब ईडी या सीबीआई पर इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं, आंकड़ों पर वो आरोप दिखते नहीं हैं। वो सिर्फ सोशल मीडिया या फिर कुछ बुद्धिजीवियों के तबके में दिखते हैं जिसको प्रचारित किया जाता है। मैं आपको कुछ डेटा के साथ इस बात को बताता हूं और फिर ये देखिए कि तीनों मामले कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं। परिस्थिति ये बनती है कि ईडी जो मुख्य तौर पर काम कर रही है वो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी कि पैसे के हेर फेर लेन देन का जो मामला है उस मामले में ज़्यादातर कार्रवाई ईडी करती है। तो ईडी ने उस पूरे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 5,906 मामले दर्ज किए हैं। इसमें से मात्र 176 मामले ऐसे हैं जो पॉलिटिशियंस के खिलाफ हैं। 5,906 मामले में से सिर्फ 3% 176 मामले ऐसे हैं जो पॉलिटिशियंस के खिलाफ हैं। आप कह रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो ये आंकड़े तो इसको साबित नहीं करते हैं। अब देखिए, अब समस्या कहाँ है कि ईडी ने जो लगभग 6,000 मामले जो उसने दर्ज किए हैं उसमें से सिर्फ 25 मामले अभी तक 25 मामलों में सुनवाई, मतलब 25 मामलों में सुनवाई खत्म हुई या उसका डिस्पोजल हुआ है। 25 मामलों का डिस्पोजल हुआ है। अब उस 25 मामलों में से 24 केसेस में सजा हुई है। तो ईडी ये कहता है कि मेरा स्ट्राइक रेट 96% है। फैक्ट ये है कि मात्र 25 केस के मामले निपटाए गए हैं। तो सरकार जिस तरीके से मामलों कोई सुनवाई होनी चाहिए या मामले निपटाए जानी चाहिए उस पर फोकस क्यों नहीं कर रही? अगर ये 5,906 मामले दर्ज हैं तो अभी तक 4,000 मामले क्यों नहीं निपटाए गए? अरे चलिए 4,000 नहीं, 50% तो निपटा लेते। जो पुराने मामले हैं वो तो आप निपटा लेते। तो ऐसा नहीं है। अब इस पूरे मामले में चार्जशीट जो फाइल हुई है वो 1,142, यानी 1,142 मामलों में चार्जशीट फाइल हुई है। तो अभी तक चार्जशीट फाइल होने की ही जो प्रक्रिया है वही बहुत स्लो है। तो इसलिए ये सवाल बार बार उठते हैं। आंकड़ों में स्ट्राइक रेट आपका 96% हो सकता है, लेकिन इस पूरी परिस्थिति को देखें तो एक ही पॉजिटिव इसमें ईडी की तरफ जाती है बात, वो ये है कि जब आरोप ये लगते हैं कि आप पॉलिटिशियंस पर ये कार्रवाई कर रहे हैं साजिश के तहत या वेंडेटा के तहत या बदला लेने की भावना आपकी है, तो उसमें या आप ये कह सकते हैं कि भैया मात्र 3% तो पॉलिटिशियंस हैं। अब सीबीआई पे बात कर लीजिए। सीबीआई को अगर आप देखते हैं तो सीबीआई का कन्विक्शन रेट है 68%। पहले 69% था, बाद में 67 पॉइंट समथिंग है, 68% के आसपास है। लेकिन इसके साथ भी एक प्लस पॉइंट है कि पिछले 5 साल में महज 56 सांसदों विधायकों के खिलाफ मामले दर्ज हुए पिछले 5 साल में। और 2015 से अभी तक देखें यानी 8 सालों में तो 76 ऐसे सांसद और विधायक हैं जिन पे मामले दर्ज हुए हैं पूरे देश में। यानी कि मुख्य तौर पर अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी की सत्ता में आने के बाद से, उनकी सरकार बनने के बाद से मात्र 76 ऐसे लोग हैं राजनेता जिन पर ये मामले दर्ज हुए हैं, जबकि एक साल में मोटे तौर पर 680 लास्ट ईयर 680 मामले सीबीआई ने दर्ज किए थे। अब देखिए, सीबीआई के मामले में सबसे जो आरोप लगा रही है विपक्षी पार्टी, खास तौर पे कांग्रेस, उस कांग्रेस को अगर उसके डेटा के हिसाब से देखा जाए तो 20 साल से 275 मामले लटके हुए हैं। 9 साल चलिए मान लीजिए आप नरेंद्र मोदी के, 11 साल तो आपकी सरकार के थे। 10 साल से ज़्यादा समय से तकरीबन 1900 यानी 1,939 मामले, टोटल मामले जो हैं वो 10 साल से ज़्यादा समय से, 10 से 20 साल के बीच में लटके हुए हैं। जो मैंने कहा 275 वो 20 साल से भी लंबे समय से हैं, अभी भी लटके हुए हैं। 5 साल से 10 साल के बीच के जो मामले हैं वो हैं 2,273।
और 3 साल से 5 साल के बीच के जो मामले हैं वो 811 और 3 साल से कम के जो मामले हैं वो हैं 1400। तो इतने मामले अभी तक पेंडिंग हैं। लेकिन चलिए मैं 3 साल के मामले हटा देता हूं, लेकिन 5 साल वाले मामले में भी केंद्र सरकार को ये तो तेज़ी दिखानी चाहिए कि 5 साल में तो मामले निपटने चाहिए। भाई 5 साल के बाद सरकार बदल जाती है तो कम से कम ये तो टेन्योर आप तय करिए कि आपकी सरकार में जो मामले दर्ज होते हैं आपकी सरकार में उसके निपटारे हो जाएं। ये तो होना ही चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो। और कांग्रेस को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए कि भाई जब आपकी सरकार थी तब आपने क्या किया। 20 साल से ज़्यादा समय से मामले लटके हुए हैं, 15 साल, 16 साल, 18 साल से मामले लटके हुए हैं। तो ये जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में ये आरोप लगाया जाना कि सीबीआई या ईडी का दुरुपयोग होता है। हालांकि अमित शाह ने कार्यक्रम में कहा कि कांग्रेस कैसे दुरुपयोग करती थी अपने केस में, और उसके बाद ये विवाद तो होना ही था कि पहले अगर दुरुपयोग करती थी तो हो सकता है कि अभी भी दुरुपयोग हो रहा हो। लेकिन मैंने ये आंकड़े इसलिए रखे कि राजनेताओं पर व्यक्तिगत तौर पर ये शिकंजा जो कस रहा है वो बहुत ज़्यादा लोगों पर नहीं हो रहा है। हो किस पे रहा है? उनसे जुड़े हुए लोगों पर जब होता है तब समस्या बढ़ती है। कोई बिजनेसमैन है, कोई बैंकर है, कोई और भी क्षेत्र में काम कर रहा है और वो सपोर्टर है किसी पार्टी का, उस पर शिकंजा कसता है। तो मेरा एक सवाल हमेशा इस मामले में उठता है कि अगर जिन नेताओं पर या जिन लोगों पर ये ईडी काम कर रही है, ईडी का शिकंजा कस रहा है या सीबीआई का कसा जा रहा है, उसमें से क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो देश की जनता को लगता है कि नहीं जी ये ईमानदार हैं और उस पर खामखा सीबीआई और ईडी अपना दबाव बना रही है? ये देश की जनता को मालूम ज़रूर होगा। अगर देश की जनता को ये लगता है तो उसके परिणाम आने वाले दिनों में स्पष्ट तौर पर दिखेंगे। लेकिन मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि आप देखिए, सीबीआई ईडी के दुरुपयोग की बात होती है, एक तरफ अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस इसकी बात करती है, चूँकि दोनों लोगों के नेताओं पर ये हो रहा है। वे मनीष सिसोदिया जेल में हैं, उनकी ज़मानत बार बार खारिज हो रही है, भविष्य उनका दिख नहीं रहा है कि वो कब बाहर आएंगे। और दूसरी तरफ कांग्रेस मोदी के डेन में घुसकर राजनीति कर रही है और इससे अरविंद केजरीवाल को परेशानी हो रही है, क्योंकि बिना किसी सांसद के वो अगले चुनाव में अपने आप को प्रोजेक्ट करने की पूरी कवायद कर रहे हैं, पूरी कोशिश में लगे हैं। और कांग्रेस अब इस बात को समझ गई है कि अरविंद केजरीवाल जहां जहां वो जा रहे हैं वहां वहां कांग्रेस का ही नुकसान कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में ये तीनों मामले आपको स्पष्ट तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए दिखेंगे। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और सीबीआई ईडी का शिकंजा कसा जाना। सीबीआई ईडी जब इन नेताओं पर शिकंजा कसती है तो इन संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाकर वो केंद्र सरकार पर हमलावर होते हैं। और जैसे जैसे राहुल गांधी का कद राजनीति में बढ़ता हुआ दिखता है, केजरीवाल की बेचैनी बढ़ती है और वो एक नया मामला, कोई भी कुछ मामला, कुछ मुद्दा उठा करके वो ऐसी बात कहना शुरू करते हैं जिससे मीडिया का ध्यान उनकी तरफ जाए और राहुल गांधी की तरफ से अटेंशन कम हो। तो एक ही मुद्दा हो सकता है कि वो सीधे प्रधानमंत्री पर अटैक करें। दूसरी कोई ऐसी बात नहीं होगी, दूसरी कोई ऐसी वजह नहीं होगी कि वो ये बात कहें बार बार और उस पर मीडिया ध्यान केंद्रित करे। तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करते हैं। उनको अनपढ़ कह दिया, उनको भ्रष्टाचारी कह दिया, उनके खिलाफ कैंपेन चलाएंगे ताकि अटेंशन उनकी तरफ जाए। फैसला आपको करना है, समझना आपको है, वोट आपको देना है, परिस्थितियां बताना हमारा काम है। बाकी 2024 में बहुत सारी चीज़ें तय होंगी। नमस्कार।